गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2025। सो आइए हम करते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल इंडिकेटर इज करेक्ट। इसने कहा है कि जो नेचुरल इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग जो कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। टर्मरिक टर्न्स रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस। सो कैसा होता है हम लिख लेते हैं एक बार। तो इसने कहा है जो टर्मरिक है ना, मैं टर्मरिक के लिए लिखती हूँ पहले। जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक, फिर इसकी एसिड में, और फिर इसके लिखते हैं इसके लिए बेस के लिए। सो बेटा हमें पहले पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम एसिड में डालते हैं या फिर बेस में डालते हैं, तो उससे हमें अलग अलग कलर विजिबल होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, मान लो कि अब टर्मरिक है, मैंने एग्जाम्पल लिया टर्मरिक का। अगर मैं उसको एसिड में डालूंगी तो जो मुझे कलर मिलेगा वो मिलेगा येलो, ठीक है। और जब मैं उसको बेस में डालूंगी तो मुझे कलर मिलेगा रेड, ठीक है। ये होता है। तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सॉल्यूशन का पता चल जाएगा कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टर्मरिक टर्न्स रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस। बट हमने कहा है कि एसिड में येलो दिखता है, और इसने क्या कहा है कि जो येलो है वो कहाँ होगा, बेस में। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत, ठीक है। फिर हमने देखा चाइना रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स ग्रीन इन एसिड्स एंड रेड इन बेस। तो हम चाइना रोज का लिख लेते हैं। चाइना रोज भी जो हमारी होती है वो क्या बेटा, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज। तो इसके बारे में देखते हैं हम। एसिड में जो होता है, एसिड में क्या होता है हमारे पास, इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। रेड कह सकते हो, पिंक कह सकते हो, मेजेंटा कलर भी आप इसे कह सकते हो। और जब इसको बेस में डालेंगे तो हमारे पास जो कलर मिलेगा वो मिलेगा बेटा ग्रीन कलर, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। चाइना रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स ग्रीन इन एसिड। तो एसिड में तो रेड आ रहा है ना, पर इसने क्या कहा है कि ग्रीन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिटमस इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। इसने कहा है कि वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा, हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर की बात होती है दो टाइप्स, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल वो होता है जो हमारे नेचुरली चीज़ों से, पेड़ पौधों से जो हमें इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं वो वाले, जिससे हम एसिड और बेस को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। पर जो सिंथेटिक होते हैं वो हमारे पास होते हैं जो मैन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये हमें जो हम लेबोरेटरी से लेते हैं, ठीक है। इसने कहा कि जो लिटमस है वो सिंथेटिक है, पर बेटा ऐसा नहीं है। लिटमस जो होता है हमारा वो क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है ये हमारे पास सारे, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, ओके। ये सारे क्या है, नेचुरल। नेचुरल जो लिटमस होता है वो हमें किससे मिलता है, लाइकन से, LICHENS, लाइकन से हमें मिलता है। तो इसने कहा कि ये सिंथेटिक है, पर ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई, ये भी गलत है। अब आंसर इज दिस, ठीक है। हमें पता है कि इसका ऑप्शन डी है, पर बात करते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट कैन डिस्टिंग्विश स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम वीक बेस बेटर देन वाटर। अभी तक हमने पढ़ा बेटा कि वो सारे एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, पर इसने कहा कि वो इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो रेड कैबेज होता है हमारे पास, रेड कैबेज भी क्या होता है, ये भी मेरे पास कहता है नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है बेटा। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, ये पीएच जो वैल्यू होती है ना उस पे काम करता है। अलग अलग पीएच पे ये अलग अलग कलर देगा। जैसे ये थे एसिड वाले, तो एसिड जो होता है वो होता है 7 तक, ठीक है। बेस जो होता है वो 7 से आगे वाले होते हैं, और जो 7 पे होता है वो मेरे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसी तरीके से इसने कहा कि जो पीएच है ना वो पीएच पे काम करता है। ये हर पीएच पे, जैसे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये अलग अलग कलर देगा। तो बेस स्टार्ट होंगे यहाँ से 8, 9, 10, तो सब पे क्या है, इनका कलर अलग आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे पास वो क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. इसने कहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड इन रिलीविंग एसिडिटी इन द स्टमक बिकॉज इसने कहा है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है मेरे पास दैट इज MgOH का ट्वाइस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, इसने कहा कि ये हम लेते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी का क्या मतलब होता है बेटा, जहाँ पे हमारे पेट में क्या हो गया, एसिड इकट्ठा हो गया. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसिडिटी. एसिड बन चुका है हमारे पेट के अंदर, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, एक वीक बेस होता है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक वीक बेस है. ठीक है बेटा, अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसके साथ रिएक्ट करती हूँ. वीक बेस था, मैंने लिया MgOH का ट्वाइस. ये मेरे पास एसिड है, सॉरी OH का ट्वाइस. ये मेरे पास क्या था, एसिड. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बेस है. ओके, अब मुझे रिएक्शन करती हूँ, मुझे क्या मिलता है, चाहिए मेरे को यहाँ एक मिलेगा सोल्ट और एक मिलेगा मेरे पास यहाँ पे क्या, वाटर. ठीक है, अब सोल्ट किसका बना, मैं देखती हूँ यहाँ से MgCl2 और फिर यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, वाटर मिल गया. ठीक है बेटा, यहाँ से क्या मिल गया, मेरे पास एक सोल्ट मिला और एक मेरे पास क्या मिल गया, वाटर मिला. ओके, यस. इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा. तो जो मेरे पास जो वाटर बना है वो भी मेरे पास कितना बन गया, वाटर के भी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं. ठीक है, तो ये इसने क्या कहा कि इसमें से क्या चीज़ आएगी, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, क्या ये वीक बेस है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है ये. और ये न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पे, इस चीज़ को न्यूट्रलाइज किया. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारे पास. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर, ये ऐसा कोई काम नहीं करता है. कन्वर्ट HCl इनटू गैस, बिल्कुल भी नहीं. हमने देखी है ना अभी इसकी रिएक्शन, इसने क्या किया, एसिड और जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सॉल्ट और वाटर. ओके, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज एग्जाम्पल ऑफ. इसने कहा जो मेरे पास लोहा होता है और जो लोहे पे जंग लग जाता है, कब, जब वो हवा में होता है, उसके आसपास मॉइस्चर होता है, तो वो किस प्रोसेस का एग्जाम्पल है. ठीक है, हम देख लेते हैं. तो मान लीजिए मेरे पास लोहा है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है आयरन. ठीक है, ये मेरे पास क्या देखा है, आयरन है, Fe है ये. तो ये इसने कहा कि Fe को जब मैं रखती हूँ किसमें, एयर में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कह लो आप, और फिर दूसरा क्या है, मॉइस्चर. ठीक है, मॉइस्चर में मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, रस्ट लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe. तो इसने कहा कि क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें फिजिकल चेंज है या फिर इसमें केमिकल चेंज है, हमें वो बताना है. तो बेटा ये देखो, कोई चीज़ है, उस पर कोई आके रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोई ऑक्सीजन आके उस पर अटैक कर रही है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रही है. तो ऑक्सीडेशन जब होती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं यहाँ पे, केमिकल चेंज. ठीक है बेटा, केमिकल चेंज हो गया. ओके, डन. उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, अब इसने हमें देखा केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में ये वाला ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये फिजिकल वाला काट दो, नहीं है, फिजिकल चेंज तो नहीं है. क्या होगा यहाँ पे, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि एक नया कंपाउंड बन रहा है हमारे पास. जब कोई नई चीज़ बनती है तो हमारे पास क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है. ओके, इसके बाद कहा इसने एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अब 2 ऑप्शंस बच गए हमारे पास, ये वाला और ये वाला. इसने कहा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो बेटा फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, फास्ट तो ये है ही नहीं, क्योंकि जो लोहे पे जो जंग लगता है वो बहुत धीरे 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 लगता है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, स्लो एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अ केमिकल चेंज. ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, which of one of the following changes is most appropriate classified as a physical change with underlying chemical interaction reversible on condition. Okay,
तो इसने कहा कि हमारे पास ये 4 प्रोसेस दे रखी हैं, इसमें से रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है और कौन सी ऐसी है जिसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, नॉट केमिकल। क्या कहा इसने कि फिजिकल चेंज बताना है हमें, और इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल के बारे में तो हमने ये देखा बेटा, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लेती हूँ, उसकी जब मैं रिएक्शन करवा देती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, तो वो क्या होगा, मेरे पास केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। जैसे हमें पता है, जैसे पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम इसको हम चूना बोल सकते हैं, जो हम अपने घरों पे सफ़ेदी करवाते हैं। तो अगर हम उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं एक बार, तो वो जो प्रोडक्ट जो बनता है मेरे पास, वो बिल्कुल थिक होता है, वो हम घरों में लिपाई कर देते हैं। पर क्या हम उसको दोबारा से पाउडर बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो ठीक है, ये क्या होती है, केमिकल चेंज होती है, और ये क्या होती है मेरे पास, रिवर्सिबल होती है। ओके, सेकंड हमने देखी मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। मुझे पता है इसका आंसर इज दिस, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो क्यों है ये आंसर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन में कई बच्चे कहेंगे मैम अगर कोई मैग्नेट बन गया तो वो डीमैग्नेटाइज कैसे होगा? तो बेटा उसके लिए क्या चीज़ है, कोई चीज़ मैग्नेटाइजेशन कब होती है, कोई भी चीज़ है वो मैग्नेटाइज कब होगी, जब उसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं ये, वो क्या हो जाए, सारी की सारी अलाइन हो जाएं, एक डायरेक्शन में हो जाएं। इसमें जो अलाइनमेंट है डोमेन्स की वो रैंडम ना हो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइज्ड। ओके, बट मैं क्या करती हूँ, इसी चीज़ को मेरे को क्या करना है, डीमैग्नेटाइज करना है, तो मैं इसको हीट कर दूंगी। ओके, अब कई बच्चे कहेंगे मैम आपने इसमें हीट किया है तो इसमें केमिकल चेंज होना चाहिए। बेटा केमिकल चेंज तब होता है जब हम क्या करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें नया तो कुछ बन ही नहीं रहा। हीटिंग करने से क्या हुआ, जो ये डोमेन्स थे इनकी जो अलाइनमेंट हो गई वो क्या हो गई मेरे पास, रैंडम हो गई। ठीक है, ओके, तो ये जो मेरे पास हुआ वो मेरे पास क्या हो गया, डी मैग्नेटाइज। ओके, ये क्या हुआ मेरे पास, डीमैग्नेटाइज हो चुका है। सो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, ये मेरे पास क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ओके, दूसरा क्या हो रहा है मेरे पास, ये रिवर्सिबल भी है। ठीक है, रिवर्सिबल भी है जी। ओके, ये मेरे पास क्या बेटा, रिवर्सिबल है। ठीक है, सो इसने कहा कि यही बताओ, चलो हमने इसमें बात कर ली। अगला मैंने देखा कडलिंग ऑफ मिल्क। कडलिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है बेटा, जब हम मान लो कि मैंने दही जमा दिया, तो क्या मैं दही से दूध बना सकती हूँ? नहीं बना सकती ना। और वो उसमें जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तभी एक केमिकल चेंज होता है, और उस चीज़ को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है मेरे पास, एक केमिकल रिएक्शन है, और क्या है, इरिवर्सिबल है। ओके, एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कोई मेरे पास एक रिबन है, अगर मैं उसको जला देती हूँ तो क्या मैं उससे सेम रिबन बना सकती हूँ? नहीं ना। सो ये भी क्या है मेरे पास, एक केमिकल रिएक्शन है, और ये क्या है, इरिवर्सिबल। इसने कहा कि हमें क्या बताना है, रिवर्सिबल प्रोसेस बतानी है, तो कौन सी होगी इसकी बेटा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज petroleum fractions are obtained mainly by which process at refineries। इसने कहा जब मेरे पास जो पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें ऑब्टेन करना है, तो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस में क्या करती हूँ, जब मैं पेट्रोल होता है पेट्रोलियम, उसको मैं क्या करती हूँ, डिस्टिल करूँगी अलग अलग लेवल्स के ऊपर, अलग अलग लेवल्स पे उसे एक टेम्परेचर दे के उसको करना, क्रिएट करना, तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें बन जाएंगी। पेट्रोल जनरेट होगा, दूसरा केरोसिन होगा, केरोसिन के बाद क्या होगा मेरे पास, डीजल हो सकता है। ठीक है, डीजल के बाद मेरे पास कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, कोई तार, कुछ भी चीज़ें मेरे पास जो जनरेट होंगी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग। बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। कहीं पे मुझे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, किसी के लिए हीट कम चाहिएगी। एक जो बड़ा सारी जो फर्नेंस होती है उसके अंदर हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जब इसने कहा है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में करना है अलग अलग चीज़ों पे, तो यहाँ से मेरे पास क्या नाम आता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अलग अलग लेवल्स के निकालने के लिए हमें अलग अलग डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन इज बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको समझा दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। सो जब आपके पास पेपर अवेलेबल हो या जैसे भी हो बेटा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसने कहा है बेटा, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इसने कहा है कि जिसकी हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। हमें चार चीज़ें दे रखी हैं, ये मुझे दे रखा है क्या चीज़, एक दिया हुआ मुझे कोल, एक मुझे दिया हुआ है वुड, नेक्स्ट वन इज एलपीजी एंड लास्ट वन इज हाइड्रोजन। सो बेटा हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू तब वो होती है बेटा जब हम किसी फ्यूल को हीट करते हैं। फ्यूल को जब हम हीट करें, किसी भी ईंधन को हम ऊर्जा देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है एक रिलीज होती है। तो हाईएस्ट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में रिलीज होती है हमें पता है, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। और जो वैल्यू होती है इसके टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होने की वो होती है बेटा 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, किलो जूल पर केजी में। ओके बेटा, इतने मतलब उस पर डालने के बाद 1 किलो में इतने जूल की एनर्जी जो है हमें रिलीज होती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इन अ ब्लू नॉन ल्यूमिनियस बंसन फ्लेम द जोन ऑफ द हाइएस्ट टेम्परेचर इज। सो इसने कहा है बेटा जब मुझे क्या करना होता है, मेरे पास एक बर्नर है, एक फ्लेम है, तो इसने कहा कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर की जो फ्लेम होती है वो कौन सी होती है। सो हम बात कर लेते हैं। जब मैंने यहाँ क्या लिया, मेरे पास एक ऐसे फ्लेम है, ठीक है, ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर एक फ्लेम है, ठीक है बेटा। जो मैंने ये देखा कि जो बाहर वाली जो फ्लेम होती है ना, ये वाली फ्लेम, वो जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है, ब्लू कलर की होती है। उसके बाद बीच वाला जो रंग आता है वो मेरे पास आता है ऑरेंज येलोइश जो शेड होती है वो आती है, ऑरेंज येलोइश शेड, ठीक है बेटा। और जो लास्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है, ब्लैक, ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो ये वाला पार्ट होता है ये मेरा आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, ठीक है बेटा। ये मेरे पास होता है मिडल पार्ट, मिडल पार्ट। और जो ये जो पार्ट होता है मेरे पास वो होता है इनर पार्ट, ओके। ये है आउटर, ये है मिडल, ये है इनर। तो जो बाहर वाला जो पार्ट होता है ना वो सबसे क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होती है वो क्या होती है, कंप्लीट कंबशन हो रही होती है, ठीक है। यहाँ क्या हो रही थी बेटा, कंप्लीट कंबशन हो रही होती है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो और जो ये वाला होता है ये इससे लेस हॉट होता है, ये बिल्कुल ही कम हॉट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट होती है, यहाँ पार्शियल कंबशन होती है और यहाँ कंबशन बहुत रेयर हो रही होती है, ठीक है। सो अब हमें क्वेश्चन क्या है कि ब्लू नॉन ल्यूमिनियस बंसन फ्लेम, तो ओजोन का हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होगा। तो इसने कहा बेटा कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कहाँ होगा, और इन अ ब्लू जोन में, ब्लू जोन में क्या है इसका, हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट अबव द आउटर जोन। जो मेरे पास ये आउटर जोन है वहीं पे तो ब्लू है ना, और वहीं पे टेम्परेचर क्या बहुत हाई है क्योंकि हॉटेस्ट पार्ट है, इसलिए आंसर इज 1, जस्ट अबव द आउटर जोन। So the next question is, Brownian motion of smoke particles in air strongly supports which model of the matter। इसने कहा कि जब हम ब्राउनियन मोशन करते हैं किनका, स्मोक के पार्टिकल्स का, कहाँ पे, एयर के अंदर, तो इनमें से कौन सा मॉडल जो है इसके रिजेम्बलेंस में है कि सेम एक जैसा सा है। ब्राउनियन मोशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, जिसमें जो ये मोशन होता है मेरे पास, ब्राउनियन मोशन जो होता है, इस मोशन में क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या हो रहे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूव करते हैं, रैंडम तरीके से मूव करते हैं, कहीं पे भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। इनकी कोई एक अलाइनमेंट नहीं होती, कहीं पे भी मूव करते हैं, जिक जैक जो हम कहते हैं वैसे, कहीं भी मतलब ऐसे मूव कर जाना कैसे भी, ठीक है, ओके। सो इसमें जो मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, सेम एज द काइनेटिक मॉडल पे। इसका आंसर है ये वाला,
काइनेटिक मॉडल ऐसा क्यों है बेटा? काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ गैसेस होती है उसमें भी यही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या मूव करते हैं, रैंडम मोशन में मूव करते हैं। सो जो मॉडल की जो रिजेम्बलेंस है इस, क्योंकि काइनेटिक जो है मॉडल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी क्या होता है बेटा, जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होता है, रैंडम होता है। सो द आंसर इज दिस। ओके बेटा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on heating a closed vessel containing liquid and vapor in equilibrium, which statement is correct? इसने कहा मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई, यहाँ कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, मैंने इसको पिस्टन लगा रखा है इस पे। इसने कहा कि क्लोज्ड वेसल है, ये क्लोज्ड वेसल है, ये क्या बेटा, एक क्लोज्ड वेसल है। ओके, उसके बाद इसने कहा कि इसमें लिक्विड और जो वेपर है ना, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड और जो वेपर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसने कहा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मुझे है वो इसे क्या करना है, मुझे इसे हीट दे देनी है, ठीक है, ये क्या कर दे रखी है इधर, यहाँ पे हीट दे रखी है बेटा, ठीक है, इसे मुझे क्या देनी है, हीट देनी है। तो अब होगा क्या, अब मैं हीट दूंगी, कोई चीज़ है, मान लो हमारे घर पे है, मेरे पास एक पतीला है, मैंने गैस स्टोव पे रख दिया, उसको मैंने ढक रखा है, उसमें उतना ही पानी है, उतने ही वेपर्स हैं। पर अगर मैं और जलाऊंगी गैस को, मैंने ऑन कर दी, तो क्या होगा, जो पानी है वो भी क्या हो जाएगा, भाप बनने लग जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, जब मैं हीट दूंगी तो इससे मेरे पास, इससे मेरे पास होगा क्या, जब हीट देने से क्या होगा, वेपर्स जो हैं, वेपर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों करेगा बेटा, वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वेपर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेपर का जो प्रेशर होगा ना, वेपर प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वाला तो ये तो गलत हो गया, और इसने पूछा क्या है, जो स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो मतलब इसका आंसर ये तो नहीं है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है ना वो कांस्टेंट होंगे, वो ना तो बढ़ेंगे ना कम होंगे, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हीट देंगे तो वेपर बढ़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज इंक्रीजेज, कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स के हैं वेपर फेज के अंदर वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो बेटा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये बात तो बिल्कुल गलत है। इसने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, उसको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता, बट ऐसी बात नहीं है बेटा। इसमें क्या रिलेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, प्रेशर के। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। ओके, so this is this boiling point is directly proportional to the vapor pressure। so बेटा इसका आंसर क्या है मेरे पास, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो इसका आंसर है ये वाला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलोइडल सिस्टम इन कॉमन लाइफ। इसने कहा है कि जो हमारी आम जिंदगी है, कॉमन लाइफ है, उसके अंदर इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्ट कौन सा नहीं है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब हमारे पास जब दो अलग अलग चीज़ों का क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। पर कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कोलोइड की फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि वो हर जगह ना सेम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर कहीं से हम कोई चीज़ उठाते हैं तो उसमें उतनी क्वांटिटी मिलेगी। अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इंक डाल दी, ठीक है, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी, इंक डाल दी, मैं उसको मतलब डिजोल्व कर देती हूँ, तो क्या होगा, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आपको, यहाँ पे कोई चीज़ है, ठीक है बेटा, इसमें क्या है, बहुत सारा पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी, यहाँ पे मैंने क्या डाल दी, इंक डाल दी, ठीक है। जब मैं इस इंक को क्या कर दूंगी, यहाँ पे स्टिरर से क्या करूँगी, डिजोल्व कर दूंगी, तो मेरे पास क्या होगा कि हर जगह इंक एक जैसी होगी।
अब मैं पानी यहाँ से उठाऊं चाहे मैं पानी यहाँ से उठाऊं, वो जो उसका जो इंक होगी वो हर जगह अवेलेबल होगी। वो यहाँ पे भी उतनी ही इंक है, यहाँ पे भी उतनी इंक है। पर अब एक एग्जांपल मानो बेटा, अभी जैसे मौसम है सावन का, सावन में हम देखते हैं घेवर, ठीक है। ये मान लो ये मेरे पास क्या बना दिया मैंने, घेवर बना दिया, ठीक है, ओके। अब मैं इस घेवर पे क्या देखती हूँ, डालने वाला जो है वो इस पे मावा डालता है, अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स डालता है। पर कई बार क्या होता है बेटा, जो चेरीज, किसी बच्चे को चेरीज बहुत पसंद होती है, ठीक है, इसने इस पे क्या किया, इसने इस पे बहुत सारा मावा डाल दिया, ठीक है, हाँ जी, और इसने इस पे क्या डाल दी, बहुत सारी चेरीज डाल दी, ठीक है। पर क्या होगा बेटा, किसी जगह चेरीज तो बहुत ज़्यादा होंगी, किसी बच्चे के हिस्से में चेरीज तो क्या है, बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। और किसी मान लो किसी बच्चे को मेरे को क्या देना है, पीस देना है इसका काट के, मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका इतना पीस काट दिया और दूसरा मैंने इतना पीस काट दिया। अब हुआ क्या बेटा, किसी बच्चे के हिस्से में तो बहुत सारी चेरीज आ गई, बहुत सारी, और किसी बच्चे के हिस्से में कुछ आया ही नहीं, है ना। सो यही है कि जब ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता है तो वो मेरे पास होता है किसमें, किस फॉर्म में होता है बेटा, ये वाला होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन। और इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मेरे पास होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये इसका क्या था बेटा, ये इसका था कॉन्सेप्ट। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क जो होता है, मिल्क में क्या होता है बेटा, मिल्क में जो मेरे पास होता क्या है, मिल्क में मेरे पास क्या होता है, फैट होते हैं, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, है ना। तो ये भी दो चीज़ों से बना होता है, किसके, फैट कह लो या फिर प्रोटीन कह लो, प्रोटीन, ठीक है, किसमें, इन लिक्विड के अंदर। इसके जो होते हैं क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हाँ जी। फोग में क्या होता है बेटा, फोग में जो होती है हमारे पास जो लिक्विड होता है ना, वो किस में होता है, लिक्विड इन एयर, ठीक है। स्मोक जो होती है बेटा, स्मोक में क्या होता है मेरे पास, स्मोक में जो होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड इन कहाँ पे, एयर के अंदर, ठीक है बेटा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे हमारे पास, सॉलिड इन एयर। पर जो शुगर सॉल्यूशन होता है ना बेटा, शुगर सॉल्यूशन, जब मैं क्या करती हूँ, किसी भी इसके अंदर, वाटर के अंदर मैं क्या डाल देती हूँ, शुगर, तो मेरे पास जो शुगर का सॉल्यूशन होगा वो हर जगह शुगर उतनी ही क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होगी, चाहे मैं उसको बिल्कुल ऊपर के लेवल से उतार लूँ चाहे मैं बॉटम के लेवल से ले लूँ, जो मैं लिक्विड लूँगी वहाँ से उसमें शुगर की अमाउंट सेम होगी। सो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये मेरे पास है ट्रू सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसने क्या कहा है यहाँ पे कि कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं है, तो आंसर इज शुगर सॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ। इसने कहा है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या आता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ में, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ में बेटा ये आता है किसमें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट, अब नाम ही यहाँ से शो हो रहा है क्या चीज़ के बारे में, कि वो चीज़ कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, प्रोपोर्शन, ठीक है। इस तरीके से इसने कहा है कि जो हम कोई कंपाउंड लेते हैं, हम जो कोई चीज़ यहाँ से बनाते हैं, तो एक प्योर कंपाउंड लेंगे, ये किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है किस पे, प्योर कंपाउंड पे। जब हम कोई एक प्योर कंपाउंड बनाते हैं तो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड बाय मास होता है, ठीक है, प्योर कंपाउंड। दूसरा जो एलिमेंट का जो रेशियो होगा, एलिमेंट रेशियो इज, एलिमेंट्स रेशियो इज इन फिक्स्ड proportion by mass, ठीक है बेटा। तो हम ये इस चीज के बारे में दिया हुआ है, ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो अब देखो, गैशियस मिक्सचर ओनली, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का हमारे प्रोपोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, आइसोटोप्स का हमारे प्योर कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया।
एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जब मैं क्या करती हूँ किसी भी एलिमेंट को जनरेट करती हूँ, किसी भी एलिमेंट को क्या करती हूँ इलेक्ट्रोलाइज करके निकालती हूँ, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, वो किसी भी उसके अंदर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो किसी चीज़ से बन रहा है। यहाँ जो है वो किस से डिपेंड है बेटा, वो है प्योर कंपाउंड पे। प्योर कंपाउंड की एनालिसिस से आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास क्या था, H2O था, ठीक है, H2O। इसका जब मैं मास का रेशियो लेते हैं, क्योंकि क्या है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, तो H है यहाँ पे मेरे पास और दूसरा क्या है ऑक्सीजन है। H के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। एक H का वेट 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन्स का 2 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन में मैंने क्या देखा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। जब मैं इनका रेशियो लेती हूँ मेरे पास क्या था बेटा 1:8। अब मैं वाटर चाहे मैं किसी भी तरीके से बनाऊं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे, कोई भी प्योर कंपाउंड चाहे मैं कैसे भी किसी भी तरीके से बनाऊं, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, कैसे भी जनरेट आउट कर सकते हैं, पर जो इनका रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 में होगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका आंसर आएगा हमारे पास प्योर केमिकल कंपाउंड। Next question is the mole of any substance contains the same number of identities। इसने कहा है कि जो मोल है किसी भी सब्सटेंस का वो सेम है, मतलब कि ये जो है वो एक मोल के इक्वल होना चाहिए, इसी तरीके से ये, ठीक है। इसने कहा है कि वो ये किसके इक्वल है मेरे पास, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक मोल के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पर हम देखते हैं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने क्या देखा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 मोल होता है? हमें ये चेक करना है होता है कि नहीं होता है। अब मुझे पता जब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा गया है तो मुझे पता होना चाहिए जो जनरली जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ से, मुझे पता है कि जो 1 मोल ऑफ H2 जो होता है हाइड्रोजन का वो इक्वल टू होता है 2 ग्राम के, ठीक है। पर इसने क्या कहा है 1 ग्राम, तो जो 1 ग्राम होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 0.5 मोल के इक्वल हो जाएगा, है ना, 0.5 मोल के इक्वल। पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट भी क्या है गलत है। दूसरी क्या है मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में मैंने क्या देखा है कि जो नई जो डेफिनेशन है वहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि जो कार्बन 12 है मेरे पास 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, जो इक्वल टू होता है 1 मोल के। इसका मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दिस इज द 1, नेक्स्ट इज द 1 लीटर ऑफ वाटर। हम वाटर से और मोल का कोई लेना देना नहीं है, वो लीटर से और जो मोल है वो हम नहीं निकाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इसने कहा है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एनी टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर नहीं होता बेटा, यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास जो 1 मोल, हम यहाँ पे देखते हैं 1 मोल जो होता है ना वो इक्वल टू होता है 22.4 लीटर के एट STP। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर पे नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सो इसका आंसर जो मेरे पास आता है वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इन एन एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय, कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसका हमें जनरल एक फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है इसका मेरे पास, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। इसका फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास क्या चीज़ 2n², जैसे कि IJKLMN, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू होती है 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे 2, इसके अंदर आ जाएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये ऐसे ही दे रखे बेटा, इसका कोई मतलब ऐसे कोई लिंक नहीं है,
इसमें सिंपल सिंपल वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या है 2n स्क्वेयर 8n, और यहाँ क्या है n स्क्वेयर। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द एलिमेंट x हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड द मास नंबर इज 37। इसने कहा है कोई एटम है जिसका क्या है मेरे पास एटॉमिक नंबर 17 है, कोई भी एलिमेंट x है मेरे पास, उसका मेरे पास एटॉमिक नंबर जो बेटा मैं यहाँ लिखती हूँ वो मुझे क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर 17 दे रखा है। ठीक है, और इसने कहा कि जो मास नंबर है वो मेरे पास है 37। ठीक है बेटा, अब मुझे ये पता है, क्या पता है मुझे, यहाँ से मैं देखती हूँ कि जो 17 है ना वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स। और जो मास नंबर जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसने कहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से क्या कर देंगे, माइनस कर दो सम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितने हैं मेरे पास यहाँ से 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन कितने आ गए मेरे पास, 20 आ गए। अब 20 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हुए बेटा, कट गए। ठीक है, कट गए। अब इसने कहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। अब मुझे पता है कोई एक एलिमेंट है जिसका क्या है मेरे पास, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। 17 किसका होता है बेटा, क्लोरीन का। ठीक है, अब मुझे पता है क्लोरीन में क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 एंड 3p5, 10 और 7 17। ठीक है, बट इसके लिए क्या चाहिए, इसके पास इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी p वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो जो इसकी वैलेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर इज ये वाला। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से वैलेंसी कितनी आ गई 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 20। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज जस्टिफाइड बाय विच फंडामेंटल लॉ। कहता है कि जब मेरे को क्या करना होता है, एक केमिकल इक्वेशन है जिसको बैलेंस कर रखा है, तो उसमें से क्या है कि कौन सा लॉ है वो इसके अंदर होता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, H2O की कोई रिएक्शन है। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी जो मैंने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है बेटा, जो मास होता है किसका, मास सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और यही लोग क्या कहता है बेटा, किसी भी एक रिएक्शन के अंदर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो मास रिएक्टेंट का होता है, मास प्रोडक्ट का होता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसका ऑप्शन कौन सा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच मोस्ट लाइकली अकर व्हेन। कहते हैं कोई भी रिएक्शन है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कब होगी, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, किसी भी किसके अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, या कोई भी चीज़ है। तो बेटा जब मेरे पास कोई भी एक रिएक्टिव मेटल होता है ना, रिएक्टिव मेटल क्या करता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेसर रिएक्टिव। ठीक है बेटा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पता है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, Zn है। ठीक है, एक मैंने कॉपर लिया,
CuSO4। अब मुझे पता है जो Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा यहाँ से, क्या कर देगा, यहाँ पे लग जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, जब इसके सोल्ट के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या है मेरे पास यहाँ से बेटा, ये जो है वो मेरे पास क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, देन कॉपर। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। सो ऑप्शन क्या है, अ लेस रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन विद अ मोर रिएक्टिव मेटल सोल्ट, बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। इसने कहा कि अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल सोल्ट, तो ये क्या है, मेटल सोल्ट है, तो ये आ जाएगा, मोर वाला क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द रेंसिडिटी ऑफ ऑयल रिच फूड इन मेनली कोज ड्यू टू, रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, रेंसिडिटी जो होती है एक टर्म है, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी एक टर्म है बेटा जिसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है ना वो एयर के कंटेक्ट में आके क्या करता है, अपने अंदर एयर के कंटेक्ट में जब वो आएगा तो अपने अंदर वो एयर आएगी, एयर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो उसकी जो फ्रेगनेंस होगी, फ्रेगरेंस जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डेट इज बैड स्मेल आने लग जाएगी यहाँ से, बैड स्मेल। ठीक है, एंड इसका जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, टेस्ट भी क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, और इसकी जो स्मेल है वो भी अलग आएगी क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया वहाँ पे। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, क्यों होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है बेटा। ठीक है, तो इसने कहा कि जो रेंसिडिटी होती है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो फूड के अंदर क्या होते हैं मेरे पास, ये जो फूड होता है उसके अंदर क्या होता है मेरे पास, एक्स्ट्रा ऑयल होता है या फैट कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ये चीज़ें मान लेंगे, जब फूड के अंदर क्या होता है, ऑयल और फैट होता है, ऑयल रिच फूड होते हैं या एक्स्ट्रा कह सकते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा फैट होता है, तब जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो जाती हैं। इसलिए हम नहीं कहते बेटा कि हमेशा जो हमने देखा भी होगा, जो चिप्स के पैकेट होते हैं जो ओपन होते हैं, जिसमें से गैस जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल चुके थे, तो उनके वो भी कुछ ऐसे लगते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, अजीब स्मेल आ रही होती है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा मेरे पास, क्यों होता है वो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, किसकी, ऑयल रिच फूड की, ऑयल या फिर फैट रिच फूड की, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 2। The next question is which physical property best explain why metal can be drawn into wire? इसने कहा है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये बताएगी कि मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर के अंदर। ठीक है, हम देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में क्या होता है बेटा, जो मेटल होते हैं ना उनके पे हम क्या करते हैं, उनको हम करते हैं बीट, बीट करने से उनको पे हम हैमर से मारते हैं, हथौड़े से, किसी भी चीज़ से, तो वो जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, शीट के अंदर। ठीक है, डक्टिलिटी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, मेटल को क्या करते हैं, कोई भी मेटल है जिसमें हम क्या करते हैं उसको पुल करते हैं। ठीक है, पुल करने से क्या होगा, वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। सोनेरिटी जो होती है इस पे हम क्या करते हैं बेटा, मेटल पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक, जिसकी वजह से क्या होगा, ये साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, और जो लस्टर होता है बेटा उसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं, मेटल पे हम कोई लाइट डालते हैं या कुछ भी हम कोई चीज़ उस पर डालते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज़ है वो क्या करती है, चमकती है। ठीक है, शाइन करती है। ओके, तो इसने कहा कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें वायर कन्वर्ट होता है, तो ये वाली है हमारे पास, कौन सी, डक्टिलिटी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज मेनली बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ, कहता है कि किसी भी मेटल के अंदर रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है वो क्यों होती है, कोई भी मेटल रिएक्टिव क्यों होता है, इसके हम देख लेते हैं। हमें पता है बेटा, जैसे एक होता है मेरे पास क्या चीज़, मेटल, एक होता है मेरे पास नॉन मेटल।
हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि मेटल जो होते हैं ना, उनके पास हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो ये तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस। और ये जो करते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसीलिए क्या होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि मेटल्स का पूछा है, ये तो नॉन मेटल्स में होता है। और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। हाँ जी, पर हम ये देखते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन्स। शेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बेटा, जैसे ये होता है मेरे पास शेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है मेरे पास, यहाँ से हम देखते हैं H2 हो गया, Cl2 हो गया, वो दोनों कंबाइन करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। इन दोनों में कुछ मतलब नहीं है, इनका कोई लेन देना भी नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी से। रिएक्टिविटी से क्या लेना देना बेटा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस फॉर्म में आ जाते हैं? कटायनिक स्टेट में आ जाते हैं। और जो कटायंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिव। कटायंस क्या होते हैं बेटा? रिएक्टिव। इसलिए इसका आंसर क्या है? ये वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज। क्यों आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है? हमें पता है, हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे NaCl है। NaCl जो होता है आयनिक फॉर्म में होता है, जैसे कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मुझे इसका ये पता बेटा, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना NaCl का, वो होता है 650 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई होता है। ये हाई क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये जो दोनों होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और आयंस की फॉर्म में जब बनते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो वो होता है मेरे पास आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो द बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत हाई होता है। और आयनिक बॉन्ड बनता है यहाँ पे। और जो ये जो बॉन्ड बनता है ना, वो कौन सा होता है मेरे पास? जो आयन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। और किसके बीच में बनेगा? इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी लाइट। मॉलिक्यूल्स के हैवी या लाइट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ तो नहीं है कि मतलब मॉलिक्यूल कोई लाइट है तो उसका वेट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर वो इंटर आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा। ठीक है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। हमने कब पढ़ा? हमने तो पढ़ा है ना कि जो आयनिक होते हैं वो तो सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल नहीं होते बेटा। ये क्या होते हैं हमारे पास? सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा यहाँ पे NaCl है, वो वाटर में मिक्स हो जाता है ना। NaCl वाटर में क्या बनता है मेरे पास? यहाँ पे NaOH बना लेता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हमने देखा ना, ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अगला क्या है? दे कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक जो चीज़ होती है वहाँ पे क्या बनता है मेरे पास? आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ क्या बनता है? कोवलेंट नहीं बनता। क्या बनता है यहाँ पे मेरे पास? आयनिक। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोजन ऑफ मेटल इज मिनिमाइजिंग इन प्रैक्टिसाइज बाय। कि इसमें से जो कोरोजन है वो कम किसकी वजह से होगा? कि हमें कहता है कि कोई लोहा है, आयरन है, आयरन पे जंक लग रहा है, तो हम कौन से मेथड से हम ये बताएंगे कि जंक कम लगेगा? पहला मेथड देखते हैं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। इसने कहा बेटा यहाँ पे मान लो ये मेरे पास क्या दे रखी है? आयरन दे रखी है। ठीक है, Fe। पहले ये इतनी थी, बाद में इस आयरन की रोड को इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि जंक लगना कम होगा या ज़्यादा होगा? पहले तो वो इतनी जगह पे लग रहा था, अब वो इतनी जगह पे लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो रस्टिंग है वो क्या होगी? ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी? ये कह रहा है कि इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय, तो कहता है इसमें इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, इंक्रीज होगा। एरिया बढ़ने से रस्टिंग बढ़ती है। ठीक है, दूसरा है ये देखते हैं कीपिंग मेटल मॉइस्ट। इसने कहा है कि अगर हम मेटल को बिल्कुल क्या करेंगे? मॉइस्चर में रखेंगे, O2 की प्रेजेंस में रखेंगे मेटल को, किसमें? O2 में रखेंगे, वाटर में रखेंगे, उससे भी क्या होगा? रस्टिंग बढ़ेगी। तो इसमें भी रस्टिंग बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो रस्टिंग क्या हो रही है? जो रस्टिंग है वो क्या हो रही है? इंक्रीज। इसमें भी जो रस्टिंग है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है।
ठीक है, इसने कहा है कि एक्सपोजिंग टू एसिडिक फ्यूम्स, जब उसको हम एसिडिक में डाल देंगे तब भी क्या होगा, जो रस्टिंग है वो क्या होगी मेरे पास यहाँ से बेटा, रस्टिंग जो है बढ़ेगी। इसने पूछा है कि जो रस्टिंग है वो किस केस में नहीं बढ़ रही। इसने कहा है कि हमें क्या करना है, मोर रिएक्टिव मेटल से उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है। मैंने आयरन लिया, आयरन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, जिंक की लेयर लगा दी। यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, ये लगा दिया जिंक। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं बेटा। जिंक क्या काम करता है यहाँ पे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देता है किसको, आयरन को, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मान लो इस पे स्क्रैच आ जाते हैं ना तो क्या करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन को ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, उस पे जंक नहीं लगने देगा। तो इसमें जो रस्टिंग है, यहाँ पे जो रस्टिंग हो रही है बेटा वो क्या हो रही है, रस्टिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो इसने पूछा है कि किस केस में रस्टिंग कम होगी, तो वो इसी केस में होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन कंपाउंड इज करेक्ट, कि इसमें से कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर आयनिक, बिल्कुल गलत बात है। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कोवलेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगला क्या है, कैटिनेशन इन कार्बन अलाउज फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है जो कार्बन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है बेटा, कैटिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसने वही कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉर्म करती है एक लॉन्ग कार्बन चेन, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कार्बन ऑलवेज शो वैलेंसी 2, बिल्कुल गलत बात है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इसने कहा है कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, पर मैंने देखा बेटा जो कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, गलत। अब इसने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, दिस इज द, ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कहता है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की। ओके, कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, कोवलेंट कंपाउंड, और एक होता है बेटा क्या चीज, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमने क्या देखा था यहाँ पे, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इनके अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है इंटर आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वजह से इनका ज़्यादा होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा वो क्या होता है, कम। तो इसने कहा है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है भाई। ये क्या है, जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसने कहा है कि ये जो होते हैं कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। हमने माना यहाँ पे, मैंने क्या लिया, ऑयल, ऑयल को मैंने बेंजीन में डाल दिया, मुझे पता है ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, पर इसने कहा है कि ये तो इनसोल्यूबल होता है, ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, इसने कहा है इनसोल्यूबल, और मैं कह रही हूँ कि ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, आयनिक जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कोवलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पुअर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ओके, अगला क्या है, फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कहता है कि इसमें जो होती है वो फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट में जो है इलेक्ट्रॉन पेयर से शेयरिंग होती है। हमने देखा ना यहाँ पे H2 होते हैं, तो H में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं अपने अपने, ये इसका ले रहा है, ये इसका ले रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट बॉन्ड की, पर कौन सी नहीं है, ये वाली, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप एंड डिटर्जेंट डिफर मेनली इन द, जो सोप और डिटर्जेंट है इनको हमें अलग अलग करना है, तो मुझे ये पता है बेटा जो सोप होती है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, RCO O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जो डिटर्जेंट होता है
डिटर्जेंट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इसमें सल्फेट होता है, इसमें कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम सोडियम स्टीरेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि सोप बायोडिग्रेडेबल है, कॉमन डिटर्जेंट में नोट बी। हम ये स्टेटमेंट तो किसने कहा है कि वो एक दूसरे अलग करती है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सोप है वो क्या होती है, बायोडिग्रेड हो जाती है, खत्म हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट जो कॉमन डिटर्जेंट्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, बट जो आजकल जो नए डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, मॉडर्न डिटर्जेंट्स, वो डिग्रेड हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन, तो कॉमन की वजह से क्या होगा, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसने कहा है सेकंड में, डिटर्जेंट्स हैव ओनली आयनिक पार्ट, उसमें हाइड्रोकार्बन चेन नहीं होती। पर देखो बेटा यहाँ पे तो आर ग्रुप है डिटर्जेंट में, ये वाला पार्ट भी है और आयनिक पार्ट भी है, दोनों ही है। इसने कहा है कि हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल है। अगला है सोप वर्क्स इन हार्ड वाटर बेटर देन डिटर्जेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों बेटा, क्योंकि जो सोप होती है ना वो क्या करती है, हार्ड वाटर में काम नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या बना लेती है, स्कम बना लेती है। ठीक बेटा, स्कम बनाने से क्या होगा कि वो काम ही नहीं करेगी। बट डिटर्जेंट होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक मीडियम, कहता है कि डिटर्जेंट्स हैं उनको हम एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं कर सकते। बल्कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि डिटर्जेंट तो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, पर जो सोप होती है ना वो काम नहीं करती। ठीक है, वो काम नहीं करती, क्योंकि वो क्या करेगी, मान लो ये चीज़ है यहाँ पे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जब मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव दिया तो वो क्या कर देगी, यहाँ से RCOO नेगेटिव, यहाँ पे H ये बना लेगी, एसिड बना लेगी। वो क्या बना लेगी, एसिड। तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट। अगला जो है, इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन बिहेव्स, कहता है इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। इसने कहा कि ये जो, इसको मैं क्या डालती हूँ, वाटर में डाल देती हूँ, कैसे बिहेव करेगा ये बिहेव करेगा बेटा ऐसे, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास है वो क्या है, वीक एसिड है। एक्वस सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करेगा, ये आयोनाइज तो हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये आयोनाइज तो हो गया, पर ये क्या है, यहाँ पे जो आयोनाइजेशन है वो क्या हो रही है, पार्शियली है, पार्शियली आयोनाइजेशन है। क्या हो रही है बेटा यहाँ पे, पार्शियल आयोनाइजेशन। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है, हाँ जी। अगला क्या, ये वीक एसिड है, ये भी स्टेटमेंट हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, पार्शियली आयनाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली लिस्ट इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें क्या कहा है बेटा, यहाँ पे क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। ये जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये जो क्या करती है वो डिपेंड करती है। तो हमें बताना क्या है कि इसमें से इंटेंसिव कौन सी है। तो जो मास है वो तो अमाउंट पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम भी करती है और लेंथ भी करती है। पर जब हम देखते हैं डेंसिटी, अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास जो है वो भी क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। जब एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव होता है तो वो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी इंटेंसिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और टेम्परेचर भी। सो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉलिड सब्सटेंस एक्स इन लस्ट्रस, हार्ड, insoluble in water and a good conductor of electricity
इन सॉलिड स्टेट। तो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस है जो क्या है हमारे पास चमकदार भी है, हार्ड भी है और इनसोल्यूबल है और वो गुड कंडक्टर है, तो ऐसा किस स्टेट में होता है बेटा? क्रिस्टलाइजेशन मेटल में। अगर कोई चीज़ मेटल क्रिस्टलाइन है तभी वो क्या है हमारे पास हार्ड है और चमकदार है, क्योंकि अमोर्फस होता तो वो क्या होता हमारे पास बिल्कुल वीक होता, हार्ड नहीं होता, उसको हम नाइफ से भी कट कर सकते थे। अगला है अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड आयरन फीलिंग्स इज गिवन, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विल यील्ड प्योर ड्राई सोल्ट मोस्ट एफिशिएंटली। इसने कहा है कि मेरे पास एक मिक्सचर है यहाँ पे जिसमें क्या है, सोल्ट है, आयरन है, ये दो चीज़ें मेरे को यहाँ पे दे रखी है। एक मिक्सचर के अंदर मुझे मिट्टी दे रखी है और कुछ कीले हैं आयरन की, तो उसने कहा है कि हम इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो इसका मेथड है मेरे पास मैग्नेटिक सेपरेशन से, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा हम क्या करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे। पहले अब मान लो मैंने इसको निकाल लिया, दूसरा क्या है कि मैं सॉल्ट को क्या कर देती हूँ, पानी में मिला देती हूँ, सॉल्ट बच गई, तो फिर क्या होगा, उसको पानी में मिलाने के बाद क्या होगा, उसको फिल्टर करके हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, ड्राई सोल्ट। ऑप्शन नंबर 2। विनोविंग इज अ लीस्ट इफेक्टिव व्हेन सेपरेटिंग विच पेयर। इसने कहा है एक विनोविंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम हैवियर पार्टिकल से सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ विंड। तो इसने कहा है कि इसमें से हम किसको नहीं कर पाएंगे। अब वीट है और हस्क है, गेहूं है और गेहूं की छिलके हैं, तो उनको हम कर सकते हैं, लाइट और हैवी है, सेपरेट आउट कर देंगे, किस मेथड से, विंड के मेथड से, तो ये तो हो जाएगी। अगला क्या है, सो डस्ट एंड आयरन नेल्स। इसने कहा है कि डस्ट है और आयरन की नेल्स हैं, तो दोनों ही एक जैसी हैं, इनको हम थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे दिक्कत आएगी करने के लिए। अगला क्या है, पल्स और ड्राई लीव्स। पल्स थोड़ी हैवी होती हैं, ड्राई लीव्स सूखी हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट भी हो जाएंगे। अगला है राइस एंड लाइटर चाफ, जिसमें क्या होगा कि जो अनाज है, चावल है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये मेथड भी। पर जो ये वाला मेथड है बेटा, इसके अंदर सेपरेट आउट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैवी हैं। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट एड्स एलम क्रिस्टल टू वाटर एंड वार्म्स इट। इसने कहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे एक एलम का क्रिस्टल लिया है और उसने इसको क्या कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, और फिर इसने इस पे यहाँ पे क्या दे दी, इसने इसको यहाँ पे क्या दे दी, हीट दे दी। हीट देने से क्या होगा, ये मिक्स हो गया, और उसका बाद में जब इसने इसको ठंडा किया, पहले इसने इसको डिजोल्व किया, ठीक है, डिजोल्व के बाद इसने इसको क्या किया, पहले डिजोल्व किया, फिर इसने इसको हीट दी, हीट देने के बाद इसने क्या किया, इसको कूल कर दिया, ठीक है, कूल करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमारे पास इसके क्रिस्टल्स मिल गए। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है बेटा जिसके अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं, वो होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे।